छत्रपति संभाजी महाराज। सुनिए एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्हें मौत भी नहीं तोड़ सकी। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा जो औरंगजेब के जुल्मों के सामने भी नहीं झुके। एक कहानी जो आपको शक्ति और स्वाभिमान का एहसास कराएगी। तो तैयार हो जाइए एक अमर वीर की गाथा सुनने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज, स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन ऑडियो पिटारा। आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित योंडे। आज की कहानी है जिन्नज़ादी पार्ट 2, अंतिम भाग। खुशबू मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी पेड़ के पीछे ले गई जहां गहरी धुंध छाई रहती थी। कुछ देर चलने के बाद मैं खुशबू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कदमों से उसका सहारा लेकर चल रहा था, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपने आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर मेरे लिए हैरत का विषय ये था कि खुशबू मेरा हाथ पकड़कर ऐसे चल रही थी मानो उसे धुंध से कोई फ़र्क ही न पड़ता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मेरे शरीर की कपकपी छूटने लगी थी। लगभग 1 घंटे तक मैं खुशबू के साथ पैदल चलता रहा। 1 घंटे बाद धुंध के बादल धीरे धीरे छटने लगे। अब मैं अपने सामने का और आसपास का नज़ारा साफ साफ देख सकता था। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा गांव था जिसके बारे में न कभी मैंने किताबों में पढ़ा था, ना ही कभी सुना था। उस गांव को देखकर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सदियों पीछे लौट आया हूँ। अजीब से अंदाज में बेहद पुराने बने हुए मकान, वहाँ के लोगों के अजीबोगरीब कपड़े, उस गांव के चेहरे मेरे लिए नए और अजनबी थे। सच तो ये था कि मैंने वहाँ के लोगों को अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा था। खुशबू ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसने अपने कदमों का रुख वहाँ बने हुए बेहद पुराने मकान की ओर कर लिया था। पता नहीं क्यों उस घर को देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे कदम दरवाजे की ओर जाकर ठिठक गए। मेरे रुके हुए कदमों को देखकर खुशबू मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या हुआ रोहन? पता नहीं क्यों खुशबू, मुझे इस घर के अंदर जाने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। हो सकता है कि ये घर मेरे लिए अजनबी हो, इसीलिए। वैसे ये किसका घर है? ये तो मेरी दोस्त रूही का घर है। असल में उसकी चाची प्रेग्नेंट है। उनकी तबीयत के बारे में थोड़ा पता कर लूं। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर खुशबू अंदर चली गई और मुझे मजबूरी में उसके साथ अंदर जाना पड़ा। कुछ देर बाद मैं उस घर के एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उस कमरे में बेहद पुराने किस्म की कालीन बिछी हुई थी और बहुत पुराने जमाने के सोफे थे जो कि 50 के दशक में चला करते थे। उस घर में एक अजीब सा वीरानापन था। वहां का सन्नाटा मेरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दे रहा था। उसके कमरे की दीवारें मुझे ऐसी महसूस हो रही थी जैसे दीवार में से सैकड़ों चेहरे मुझे घूरे जा रहे हों। मैं एक सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक लड़की खुशबू के सामने आकर बैठ गई। शायद वो खुशबू की दोस्त रूही थी। देखने में वो काफी सुंदर थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, खड़े नैन नक्श। रूही मेरी ओर देखकर मुस्कुराती हुई खुशबू से बोली, तो यही है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है खुशबू, है ना? और इसने तुमसे शादी का वादा भी किया है? हाँ रूही, यही है। और इनका नाम है रोहन। खुशबू ने ये बात बोली थी कि तभी किसी औरत के दर्द से चीखने की आवाज मेरे कानों में टकराई। मैं घबरा कर बोला, ये किसकी आवाज़ है? वो मेरी चाची प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में औरतों को दर्द तो होता ही है ना। अगर उन्हें ज़्यादा तकलीफ है तो तुम लोग उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराते? मेरी बात सुनकर रूही मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि मैंने कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। हमारे यहाँ बच्चे घर पर ही पैदा होते हैं। तभी मेरे कानों में एक बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़ टकराई।
रूही खुश होती हुई बोली, लगता है मेरा भतीजा आ गया, शायद लड़का हुआ है। मैं खुश होकर मुबारकबाद देने के लिए खड़ा ही हुआ था कि तभी मेरी आंखों के सामने 5 साल का एक नंगा और अजीब सा बच्चा दौड़ता हुआ कमरे में आ गया और वो बहुत तेजी से कमरे के चक्कर लगाने लगा। उस बच्चे की रफ्तार से मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं गहरी सोच में पड़ गया कि इंसान का बच्चा इतनी रफ्तार से दौड़ ही नहीं सकता। कई बार तो मेरे लिए देखना भी मुश्किल हो गया था कि वो बच्चा कब हमारे पास खड़ा होता और कब दरवाजे की ओर भाग जाता। कुछ ही देर में 2 बेहद लंबी औरतें उस कमरे में आ गईं और उस बच्चे को पकड़ कर ले गई। मैं फटी फटी आंखों से इस नज़ारे को देख रहा था, मगर मैंने देखा कि खुशबू और रूही के चेहरे बिल्कुल सामान्य थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं कपकपाती हुई आवाज़ में खुशबू को देखकर बोलता हूँ, ये किसका बच्चा था? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने सुना ना, मेरी चाची दर्द से तड़प रही थी। ये उनका ही बेटा हुआ है, ये वही था। रूही की बात ने मेरे दिमाग में एक तेज धमाका कर दिया था और मेरे चेहरे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। मुझे मेरा दिल एक बार को बाहर आता हुआ महसूस हुआ। मुझे अब वहाँ पर बहुत घबराहट महसूस होने लगी थी। मुझे एक अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। मैं तेज़ी से खड़ा होकर उस घर से बाहर निकलने वाला था, तभी मेरी निगाह एक दूसरे कमरे की ओर पड़ी, जिसका दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर एक बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और उस कमरे में वहीं 2 लंबी कद की औरतें उसी बच्चे को पकड़ी हुई थी। सामने एक बहुत बड़ा आतिशदान था, जिसमें इस वक्त लकड़ियां चल रही थी। देखते ही देखते उन औरतों ने उस बच्चे को उस जलते हुए आतिशदान के अंदर फेंक दिया। ये देखकर मेरी आंखें दहशत और हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं चीख कर खुशबू को इस बारे में बताने वाला था कि तभी मेरी आंखों के सामने देखते देखते वो बच्चा आतिशदान से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल कर हंसने लगा, जैसे कि आग ने उसके शरीर पर कोई असर ही न डाला हो। ये देखकर मैं तुरंत खड़ा होकर उस घर से बाहर निकलकर लंबी लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा खुशबू उस घर से हंसती हुई निकलकर बाहर आई और मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, तुम अचानक बाहर क्यों आ गए? मैं कांपती हुई आवाज में बोला, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी दोस्त के यहाँ हाल ही में पैदा हुआ बच्चा कमरे में कैसे दौड़ रहा था, जैसे कि वो 4-5 साल का हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बच्चे को उन औरतों ने मेरी आंखों के सामने जलते हुए आतिशदान में फेंक दिया, मगर कुछ ही पल बाद वो बच्चा आग से ऐसे बाहर निकला जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है खुशबू? मेरी बात सुनकर खुशबू की हंसी अचानक रुक गई। वो अजीब से अंदाज में मुझे देखती हुई बोली, अब चलो, तुम्हें मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। इतना कहकर खुशबू आगे आगे चलने लगी। सच तो ये था कि मेरे ऊपर अब प्यार का नशा बिल्कुल उतर चुका था। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने एक बेइंतहा खूबसूरत आलीशान महल खड़ा हुआ था। इस तरह के महल मैंने अक्सर फिल्मों में और किताबों में ही या फिर कभी कभी चित्रों में देखे थे। अब मुझे सब कुछ असामान्य नजर आने लगा। मैं अंदर से बेहद डर चुका था। कुछ ही देर में खुशबू मुझे उस आलीशान महल के अंदर ले गई। उस महल की खिड़कियों में लगे बेशकीमती पर्दे, फर्श पर बिछी हुई आलीशान कालीनें, छतों पर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे लटक रहे झूमर इस महल की सुंदरता और भव्यता बयां कर रहे थे। सारे झूमर मोमबत्तियों से रोशन थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूं। खुशबू मुझे एक आलीशान कमरे में ले गई। मैंने देखा वो कमरा बेहद बड़ा और हॉल नुमा बना हुआ था। कमरे के चारों ओर एक से एक महंगे कैंडल स्टैंड लगे हुए थे और सब में मोमबत्तियां जल रही थी। पूरा का पूरा कमरा मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे कदमों से चलती हुई मेरे और खुशबू के नज़दीक आकर खड़ी हो गई।
उस महिला को देखकर खुशबू ने अपना सर नीचे झुका लिया। मैं उस बूढ़ी महिला को देखने लगा, मगर उस महिला की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे दहशत से खड़े हो गए। मैं चाहकर भी उस महिला से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस महिला ने भारी आवाज में खुशबू की ओर देखकर कहा, तो तुम्हें यह इंसान पसंद है? क्या तुमने इसकी उम्र पूछी है? उस महिला की बात सुनकर मैं बेहद घबरा गया, बुरी तरह से चौंक गया। खुशबू ने धीमी आवाज में उस महिला की ओर देखकर कहा, माँ, मैं इसी इंसान से प्यार करती हूँ। क्या ये भी तुमसे प्यार करता है? हाँ माँ, ये भी मुझसे प्यार करता है और इसने मुझसे वादा किया है कि ये मेरी हर बात मानेगा और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तभी वो महिला मेरी ओर घूरने लगी। बड़ी हिम्मत करके मैं उसके चेहरे की ओर देखने लगा। मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उस महिला की पलकें झपक ही नहीं रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी ही अजीब सी थी, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो भारी आवाज से मेरी ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा नाम रोहन है, 26 साल का हूं मैं। मेरी बात सुनकर महिला अचानक तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे महल में बड़े बड़े लाउड स्पीकर फिट कर दिए गया, मगर वहां तो बिजली थी ही नहीं। वो पूरा महल अंदर से मशालें और मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। वहां पर बिजली और लाइट्स का नामो निशान नहीं था। तभी उस महिला की भारी आवाज दोबारा मेरे कानों से टकराई, जानते हो खुशबू की उम्र कितनी है? उस महिला की बात सुनकर मैं डरे हुए अंदाज में उस महिला की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। खुशबू पूरे 400 साल की है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं खुशबू के बेहद करीब खड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्यों मुझे अब उसके करीब खड़े होने में डर महसूस होने लगा था। मैं तुरंत पीछे की ओर हट गया और कांपती हुई आवाज में खुशबू की ओर देखकर बोला, ये क्या कह रही हैं खुशबू? बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी उम्र 400 साल है। हम लोगों में उम्र इतनी ही होती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है रोहन? खुशबू की बात का जवाब उस महिला ने बेहद गुस्से से दिया। फर्क पड़ता है खुशबू। कुछ सालों बाद ये इंसान बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान रहोगी, तब क्या करोगी? इसीलिए मुझे इंसान पसंद नहीं आते। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे पिता इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो इस इंसान को इसी वक्त जान से मार देते। उस महिला की बात सुनकर अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मैं लड़खड़ाती हुई जबान में बोला, तुम इंसान नहीं हो खुशबू? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, और मुझे लगता है तुम इस बात को जानते हो। मैंने पहली मुलाकात में ही इस बात का एहसास करा दिया था कि मैं इंसान नहीं हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि तुम मजाक कर रही हो। अगर तुम इंसान नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं जिन्नातों की कौम से हूँ, एक जिन हूँ मैं। खुशबू की बात सुनकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। तभी खुशबू की आवाज मेरे कानों से टकराई। जब मैं तुम्हें रूही के घर ले गई थी तो तुमने देखा नहीं, हमारे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है वो तुरंत चलने लगता है, दौड़ने लगता है, जबकि इंसानों में ऐसा नहीं होता। तुम्हें तब भी अंदाजा नहीं हुआ? खुशबू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ इतना बोला ही था कि खुशबू की आंखों में लाल लाल अंगारे दहकने लगे। उसके पूरे चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो बेहद गुस्से से बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। इस वादे को अब तुम्हें जिंदगी भर निभाना होगा रोहन। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस वापस जाना चाहता हूं। नामुमकिन। तुम हमारी दुनिया में हो और अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते रोहन। तभी खुशबू की माँ की आवाज मेरे कानों में गूंजी, मैंने तुमसे मना किया था ना, ये इंसान बहुत ही मक्कार होते हैं और धोखेबाज भी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोहन, तुम शायद नहीं जानते, जब हमें गुस्सा आता है हम पीढ़ियां तबाह कर देते हैं। खुशबू की बात सुनकर मैंने भागने के लिए अपने कदम पीछे किए कि तभी
देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सारा का सारा मंजर बदल गया। मैं जिस महल में खड़ा था वो महल एक अंधेरे खंडर में तब्दील हो चुका था। मुझे खुशबू और उसकी माँ की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मेरे शरीर का रोम रोम डर से कांप उठा और मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। खुशबू और उसकी माँ दोनों के चेहरे बेहद भयानक थे। मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह उस खंडर से भागने लगा। कुछ ही देर बाद मैं उस खंडर के बाहर खड़ा हुआ था, मगर मैंने देखा कि अब वहाँ पर किसी गांव का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। आसपास बड़े अजीब से चेहरे वाले लोग अपनी लाल लाल आंखों से मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मैं पागलों की तरह भागने लगा कि तभी अचानक खुशबू की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों में टकराई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मगर मैं उस आवाज़ को अनसुना करके बेतहाशा भागे जा रहा था। मैं कितनी देर तक भागता रहा मुझे पता नहीं। बहुत देर तक भागने के बाद अचानक मैं उस जगह पर आ गया जहाँ पर धुंध ही धुंध फैली हुई थी। मगर मैंने अपना भागना जारी रखा। मेरा शरीर भागते हुए कई बार किसी पत्थर से टकराया तो कभी किसी पेड़ से, मगर मैंने अपने कदम नहीं रोके। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख मेरे घर पर खुली। कुछ लोग मुझे मेरे घर पर बैठे हुए मिले। होश में आते ही ताऊ की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जिनका चेहरा बेहद नूरानी था। उन्होंने पढ़कर मेरे ऊपर कुछ मंत्र फूंका। मुझे बेहद शांति मिली। कुछ देर बाद बुजुर्ग मेरी ओर देखकर बोले, मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैंने शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी घटना उन बुजुर्ग को बता दी। वो बुजुर्ग मुस्कुरा कर मेरी ओर देखते हुए बोले, तुम उस जगह से जिंदा बचकर आए हो जहां से बचना नामुमकिन था। शायद तुम दिल के सच्चे और बेहद भोले व्यक्ति हो, इसी वजह से वो तुम पर हावी नहीं हो पाए। लेकिन तुम बहुत ही जज्बाती हो। जज्बाती होना अच्छी बात है, मगर हद से ज्यादा जज्बात इंसान के लिए बहुत घातक होते हैं। तुम्हें जिस लड़की से प्यार हुआ था वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न थी। वो और उसका परिवार उसी बरगद के पेड़ पर हजारों सालों से रहते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे तुम तन्हा बैठा करते थे। तुम पूरे 1 महीने बाद होश में आए हो और बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें उस जिन्न के चंगुल से छुड़ाया है। याद रखना, गलती से भी अपने कदम उस जंगल की ओर मत ले जाना। शायद तुम्हारी इस बार वापसी नामुमकिन हो। इतना कहकर वो चले गए। मैं हफ्तों बीमार पड़ा रहा और कुछ महीनों के बाद मैं अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। अब मैं उस जंगल तो क्या, डर की वजह से अपने गांव तक नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे शो को रेट ज़रूर कीजिए। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है ताकि हम आपको भविष्य में कुछ और बेहतर कहानियाँ पेश कर सकें। धन्यवाद। ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है।